हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशंस। ठीक है, ये 11th का एक ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है जो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, बढ़िया सा प्रेजेंटेशन बनाया हूँ। इस प्रेजेंटेशन से पूरा आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और जो भी नोट्स है इस प्रेजेंटेशन से एक एक प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ाता जाऊंगा और इसको नोट्स बनाते जाना। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा जो बात आता है, जो देखो एक चीज है जिसमें मैं एनसीईआरटी का जितना भी लाइन बाय लाइन पॉइंट है वो भी रखा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी को अलग से डिस्कस भी करूंगा यहाँ पे एक लाइन बाय लाइन, और प्लस पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद एनसीईआरटी को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला बात होता है कि जब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि होम्योस्टेसिस क्या होता है। ठीक है, देखो हमारे बॉडी में ना कि अलग अलग तरह का मैकेनिज्म चलता रहता है। ठीक है, होम्योस्टेसिस उसमें से एक है। ठीक है, जैसे कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना हो तो होम्योस्टेसिस वहां पे काम आता है। ठीक है, होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म आर इंपॉर्टेंट फॉर द normal life as they maintain the condition within the range in which the animal metabolic process can occur। ये मोस्टली क्या ना, ये चाह रहा है कि ये मेंटेन करता है एनिमल मेटाबॉलिक प्रोसेस को। ठीक है, और क्या मेंटेन करता है? मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी स्टेट। वाल्टर कैनॉन ने ये बताया था होम्योस्टेसिस के बारे में कि मेंटेन करता है, स्टेडी स्टेट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस दो तरह से होता है, एक ऑस्मो रेगुलेशन करके जो कि वाटर और सॉल्ट को बैलेंस करते हैं। ठीक है, और दूसरा है कि एक्सक्रीशन करके। तो इस चैप्टर में हम लोग मोस्टली क्या बात करने वाले हैं? एक्सक्रीशन के बारे में। ठीक है, होम्योस्टेसिस ऑस्मो रेगुलेशन भी होता है। ठीक है, तो दो तरह से, एक तो ऑस्मो रेगुलेशन करता है, ठीक है, और दूसरा एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन में क्या करता है? जो एक्सेस ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको बाहर निकालता है। ठीक है, बॉडी से वाटर के प्रेजेंस में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वाटर और सॉल्ट को बैलेंस करता है किसमें? ऑस्मो रेगुलेशन में। ठीक है बात। नेक्स्ट है वाटर, अब है वेस्ट। वेस्ट दो तरह का हमें देखने को मिलता है। पहला है नॉन नाइट्रोजनस और दूसरा है नाइट्रोजन। देखो जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 में क्या नाइट्रोजन प्रेजेंट है? नहीं है। ठीक है, वाटर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है क्या? नहीं है। तो बॉडी में जो भी एक्सेस होता है ना वो वेस्ट होगा। ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म से जो वाटर निकलता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट निकलता है फैट के मेटाबॉलिज्म से, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से, तो वो क्या कहलाता है? नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, दूसरा है नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। तो ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये मोस्टली प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है वही मोस्टली नाइट्रोजन वेस्ट होता है। ठीक है बात। अब है देखो, अब ये एनसीईआरटी का लाइन है कि एनिमल एक्युमुलेट्स अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयंस। तो देखो भाई कि ये हो गया अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये हो गया नाइट्रोजनस वेस्ट। अब एनसीईआरटी को मैं डिटेल में नहीं बता रहा, सॉरी, एनसीईआरटी को डिटेल में मैं बता दिया हूँ पहले। देखो पहले वाले स्लाइड में मैंने बताया किस तरह का वेस्ट है। अब उसमें ये दिया हुआ है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, आयन है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयन, फॉस्फोट आयन, सल्फेट आयन, ये सब आयन है, इस सबका मेटाबॉलिज्म ये किससे प्रोड्यूस होता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से। ठीक है, या एक्सेस इंजेक्शन अगर कर लेते तो ये सब हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अभी सब्सटेंस को क्या होता है कि इसको रिमूव, टोटली रिमूव करें या पार्शियली भी रिमूव करते हैं, टोटली भी रिमूव करते हैं। ठीक है, अमोनिया को टोटली रिमूव करते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब को टोटली रिमूव करते हैं, लेकिन CO2 का पूरा रिमूव करे तो यानी पूरा तो नहीं जाता, कुछ हमारे बॉडी में रह जाता है। ठीक है, वाटर कुछ हमारे बॉडी में रह जाता है, तो पार्शियली इसको रिमूव करते हैं। तो ऐसे हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। आई बात हम एक एक लाइन, एक एक वर्ड इसका इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अमोनिया। देखो यहाँ पे मैं जो बताया पिछले स्लाइड में कि अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया के बारे में हम लोग मेजर, जो यही तो मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट है जो कि हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अब एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि देखो अब मैंने पहले स्लाइड में दो तरह का वेस्ट दिखा दिया। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट, नॉन नाइट्रोजन। अब ये दोनों स्लाइड को, ये स्लाइड को और ये स्लाइड है, तो दोनों स्लाइड में से क्या कौन लिखना ज्यादा अच्छा, मतलब तो कौन ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है? देखो ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाली स्लाइड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हमें।
लेकिन ये स्लाइड थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट, क्योंकि वही चीज तो मैं पहले लिखा हूँ लेकिन मैं सिंप्लीफाइड वे में लिख दिया हूँ, तो उसको ज्यादा नोट करना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या बात करेंगे, इस चैप्टर में मोस्टली हम लोग जो बात करने वाले हैं, जो इस चैप्टर में हम लोग मोस्टली बात करेंगे वो क्या होगा कि इसका एलिमिनेशन कैसे किया जाए, ठीक है, विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन कॉमन नाइट्रोजनस। जो कॉमन नाइट्रोजनस स्पेशल यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड, इस सबका एक्सप्रेशन कैसे किया जा सकता है उसको हम लोग इसमें चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो देखो, अब अमोनिया है जो कि मोस्ट टॉक्सिक है, ठीक है। देखो एक चीज याद रखो, जो ज्यादा टॉक्सिक होता है ना उसको हाई अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए उसको एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो लो टॉक्सिक है, जो लेस टॉक्सिक है, उसको हम लोग चाहिए कम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, उसका एलिमिनेशन के लिए हम लोग को चाहिए, ठीक है। जो अमोनिया होता है ना, जो अमोनिया होता है, यहाँ पे अमोनिया जो है ये एक मोस्ट टॉक्सिक है, ठीक है, और इसके लिए हाई अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए एलिमिनेशन के लिए, ठीक है। लेकिन यूरिया यहाँ पे लेस टॉक्सिक है एंड कैन बी रिमूव विद द मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, बहुत कम लॉस होता है वाटर का रिमूव करने में, ठीक है बात। आई बात समझ में। अब देखो, अब चलते हैं हम लोग, सॉरी यहाँ पे यूरिक एसिड है ना, यूरिक एसिड जो होता है ये बीइंग लेस टॉक्सिक, सबसे कम टॉक्सिक होता है यूरिक एसिड, और इसके लिए मिनिमम लॉस ऑफ वाटर चाहिए, ठीक है। अब देखो अमोनिया क्या चाहिए, अमोनिया में ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए ना, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर कहाँ मिलेगा, धरती पे या फिर पानी में, पानी में मिलेगा ना। तो जो भी जो जीव होते हैं ना वो पानी में रहते हैं, वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, और उसको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए एलिमिनेशन करने के लिए। लेकिन हम लोग में क्या है, मिनिमम लॉस ऑफ वाटर यूज करते हैं एक्सक्रीशन के लिए। आई बात समझ में। अब देखो, अब ये जो टेबल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, चैप्टर में अभी तक जो भी पढ़ा है ना बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। अब इसका मैं यहाँ पे क्या देखा हूं कि यहाँ पे एक्सक्रीटरी मैटर दिखा रखा है, ठीक है, कौन सा है, अमोनोटेलिक है, यूरिकोटेलिक है और यूरोटेलिक है। टाइप्स ऑफ एनिमल कौन कौन होता है, अमोनोटेलिक, यूरोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक, ठीक है। तो इसका एक्सक्रीटरी मैटर किस तरह से उसको किस तरह से उसको हम लोग एक्सक्रीशन करेंगे, उसका मैकेनिज्म, और उसका वाटर का रिक्वायरमेंट कितना है उसको एलिमिनेट करने के लिए, और उसका टॉक्सिसिटी लेवल क्या होता है, कितना होता है, उसका एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, नेचर ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट फॉर्म्ड एंड देयर एक्सक्रीशन वेरी अमॉन्ग पीपुल। तो नेचर और जो नाइट्रोजिनस वेस्ट का जो नेचर है या उसका एक्सक्रीशन है, किस तरह से एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग देखने के लिए मिलता है, ठीक है, अलग अलग होता है। मेनली डिपेंड्स ऑन देयर हैबिटेट। मैंने बोला ना हैबिटेट, मैं क्या बोला, वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहां वाटर ज्यादा अवेलेबल है वहां, कहाँ, पानी में, ठीक है, कहाँ, पानी में, तो पानी में कौन सा, अमोनिया वाला होगा, ठीक है। उससे कम पानी में या फिर कभी भी धरती पे, कभी धरती पे कभी पानी पे, ठीक है, वो किस तरह का होता है, फ्रॉग को देख रहे हो, ठीक है। इस तरह से एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, ये नहीं कि रटना है, ठीक है, रटा नहीं जाएगा, लेकिन देखो अब ये सब सारा है जो पानी में रहता है, एक्वाटिक, अब इसमें मरीन फिशेज जो होता है ये भी पानी में रहता है, लेकिन कम रहता है कि ऑस्मो रेगुलेशन करना होता है, ठीक है, इसमें तो बहुत सारा फैक्टर होता है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के याद रख सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अमोनोटेलिक। तो अमोनोटेलिक होता है, उसका एक्सक्रीटरी मैटर क्या होता है, अमोनोटेलिक, नाम से पता चलता है, अमोनोटेलिक मतलब अमोनिया। आई बात समझ में। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, या तो डिफ्यूजन से हो जाएगा, ठीक है, या बॉडी सरफेस से, या फिर गिल्स में, ठीक है, जैसे कि फिश में होता है, गिल्स में अमोनियम आयंस के प्रेजेंस में एज अमोनियम आयन इसे रिलीज करता है, ठीक है, एक्सक्रीटरी वेस्ट। इसका रिक्वायरमेंट क्या है, वाटर का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और टॉक्सिसिटी हाई है, इसलिए वाटर का रिक्वायरमेंट क्या है, ज्यादा है, ठीक है। जैसे कि टेलियोस्ट हो गया, टेडपोल्स हो गया, टेडपोल लार्वाज हो गया, और एक्वेटिक इंसेक्ट हो गया, एक्वेटिक एम्फीबियंस हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, यहाँ पर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है यूरिया। अब देखो यूरिया है तो एनिमल क्या होगा, यूरियोटेलिक, ठीक है, यूरियोटेलिक, अमोनिया प्रोड्यूस बाय द मेटाबॉलिज्म। अब इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, अमोनिया, ठीक है। अभी जो अमोनिया होता है सबसे पहले इसको यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, अमोनिया को
अमोनिया को सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, यूरिया में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले इसको कम से कम टॉक्सिक बनाया जाता है, ठीक है, लीवर में। कहाँ करते हैं इसको, लीवर में, ठीक है, लीवर में इसको कन्वर्ट किया जाता है एंड रिलीज इन द बॉल। अब इसको क्या करते हैं, ब्लड में भेज देते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, ब्लड में भेज देते हैं, जहाँ की वो फिल्ट्रेशन होता है और उसको किडनी से बाहर, ठीक है, उसको एक्सक्रीशन कर दिया जाता है। ऐसे इसको करते हैं। सबसे पहले अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है, इसको अमोनिया साइकिल या यूरिया साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो अब ये है, अब इसका टॉक्सिसिटी की रिक्वायरमेंट की बात करें तो अमोनिया से तो कम रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, टॉक्सिसिटी अमोनिया से कम होता है, ठीक है। सबसे लिस्ट टॉक्सिक क्या होता है, अब इसका एग्जांपल देखो, यूरियोटेलिक का एग्जांपल ये है मैमल्स, मरीन फिशेज, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन जैसे कि फ्रॉग, ठीक है बात। अब नेक्स्ट है यूरिकोटेलिक क्या, इसमें मोस्टली क्या आता है, बर्ड्स, इंसेक्ट, लैंड स्नेल्स और मेनी रेप्टाइल्स, ठीक है। तो मैमल्स क्या होता है, मैमल्स होता है यूरियोटेलिक, मैमल्स क्या होता है, यूरियोटेलिक, ठीक है। एग्जांपल है मैमल्स क्या होता है, यूरियोटेलिक। लेकिन जो अब जिसके पास वाटर का अवेलेबिलिटी कम है, ठीक है, जिसको वाटर का रिक्वायरमेंट कम होता है, ये होता है यूरिकोटेलिक। ये अपना जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस निकालता है वो किस फॉर्म में, पेस्ट या पैलेट के फॉर्म में निकालता है, ठीक है, ताकि उसको वाटर का जो एक्सक्रीशन है वो बाहर कम से कम हो, ताकि उसको अपना ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन कर सके ना, बॉडी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन कर सके, ताकि वाटर का मेटाबॉलिज्म क्या होना चाहिए, ज्यादा, सॉरी, मेटाबॉलिज्म अच्छे से हो सके वाटर के हेल्प से। इसीलिए वो सब ज्यादा वाटर को वेस्ट नहीं करता एज एक्सक्रीशन, ठीक है। आई बात समझ में, इसका एग्जांपल, और इसका टॉक्सिसिटी सबसे कम होता है। तो टॉक्सिसिटी का सबसे बात करें, पहले बात करें कि टॉक्सिसिटी का सबसे पहले सबसे ज्यादा किसका होता है, अमोनोटेलिक का, ठीक है। उससे कम टॉक्सिसिटी यूरियोटेलिक, ठीक है। उससे कम टॉक्सिसिटी यूरिकोटेलिक, ठीक है बात, ये सब हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी किसका होता है, अमोनिया का। आई बात समझ में। अब देखो, अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एनिमल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एनिमल दिखा रखा है और यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन दिखा रखा है। ये भी एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। ये एज डायरेक्ट, अब देखो एनसीईआरटी में तो सारा पैराग्राफ में लिखा है, ठीक है, एनसीईआरटी में तो पूरा पैराग्राफ में लिखा हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है, पैराग्राफ से हटके अच्छे से उसको याद करके रखना है। तो पैराग्राफ से तो भाई याद होने जाना है, तो इसलिए टेबल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेटफॉर्म, जैसे कि प्लेनेरिया हो गया, रोटिफॉर्स हो गया, और कुछ एनालिड्स एंड द स्टेफेलोकॉर्डेट्स, ठीक है। ये सब जो इसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, ये प्रोटोनेफ्रीडिया है। ये अपना प्लेन सेल्स जिसको बोलते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया के, विद द हेल्प ऑफ प्रोटोनेफ्रीडिया दे एक्सक्रीट देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। लेकिन अर्थवर्म और कुछ अदर एनालिड्स जो होते हैं, जो सम एनालिड्स, देखो यहाँ पे मार्क द पॉइंट है, द सम एनालिड्स, ठीक है, सम एनालिड्स और कुछ एनालिड्स, अदर एनालिड्स जो होते हैं वो नेफ्रीडिया होता है। लेकिन सम एनालिड्स क्या होता है, सम एनालिड्स में क्या होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया या फिल्म सेल्स होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स में क्या होता है, मल्टीगियन टिब्यूल, जैसे कि कॉकरोच में देखा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ कॉकरोच में देखा होगा, मल्टीगियन टिब्यूल्स यहाँ देखने को मिलता है। क्रस्टेशियंस जैसे कि प्रॉन्स में ग्रीन ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड देखने के लिए मिलता है, लेकिन कॉर्डेट्स में क्या देखने को मिलता है, किडनी, ठीक है। तो भाई साहब इतना सारा ऑर्गन है, इतना सारा जो ऑर्गन है सबका, और इतना सारा एनिमल है, सबका अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। लेकिन मुझे क्या देखना है, मुझे इस चैप्टर में इंटरेस्टेड है, मैं इस चैप्टर में इंटरेस्टेड हूँ, बस किडनी में, कैसे किडनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करता है, बाहर निकलता है, किस तरह से मेटाबॉलिज्म चलता है, सारा मेटाबॉलिज्म इस चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इस टॉपिक आज के वीडियो में हम बस जो जितना भी स्ट्रक्चर होता है, नेफ्रॉन तक का स्ट्रक्चर, उसका टाइप वहीं तक डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। आई बात समझ में। अब चलते हैं अगला स्लाइड। अब देखो ये सारा जो दिया हुआ है, ये सारा एनसीईआरटी का दिया हुआ है, ठीक है, ये एनसीईआरटी है। अब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो सारा चीज मैं बता चुका हूं। इन मोस्ट ऑफ द इन्वर्टेब्रेट्स दीज स्ट्रक्चर्स आर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म, वेयर एज द वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स होता है, इसको बोलते हैं किडनी,
ठीक है। सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर मेंशन्ड है, जैसे कि प्रोटोनेफ्रोरिया और फ्लेम सेल्स आर द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लैटिहेल्मिन्थेस, बताया वहां पे प्लेटफॉर्म प्लेटनेरिया, ठीक है। डॉटी फॉर सम एनालिड, देखो एनसीईआरटी में दे रखा है सम एनालिड्स, ठीक है। एंड द सिफेलोकॉर्ड्स जैसे कि एम्फियोक्सेस, इसमें क्या होता है, सिर्फ प्रोटोनेफ्रोरिया या फ्लेम सेल्स होता है, ठीक है। Protonephria are primarily concerned with the ionic and fluid volume regulation, ठीक है। ionic और fluid volume regulation करता है, इसमें क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, बता चुका पहले ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में, ठीक है। अब नेफ्रीडिया एक ट्यूबुलर ऑर्गन है, ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थवर्म और कुछ एनालिड्स में, देखो यहाँ पे सम एनालिड्स लिखा है ना, ये सारा चीज मैं एनसीईआरटी को ही लिखा हूँ, ठीक है ना, एनसीईआरटी को ये टेबल में डिनोट किया हूँ, ठीक है ना बात। देखो नेफ्रीडिया helps to remove the nitrogenous waste and maintain the fluid and ionic balance. तो मेल्फिजियन ट्यूबुल्स है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है किसमें, इंसेक्ट्स में, इनफैक्ट किसमें, इंसेक्ट्स में, जैसे कि कॉकरोच की बात करते हैं तो, ठीक है। और मेल्फिजियन ट्यूबुल्स क्या करता है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ये भी ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन इन द किसमें क्रस्टेशियंस, जैसे कि प्रॉन्स में, ठीक है, क्रस्टेशियंस और प्रॉन्स में, ठीक है। तो इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है इसका, आई बात समझ में, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। अब सब इतना पढ़ लिए, ठीक है, अब हम बात करते हैं ह्यूमन के बारे में। ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं तो सबसे पहला क्या होता है, ये किडनी है, ठीक है, ये किडनी है, ये किडनी होगा भाई साहब, ये जो इससे जो स्ट्रक्चर निकल रहा है ये क्या है, यूरेटर है, ठीक है, ये यूरेटर है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर मुझे देखने के लिए मिल रहा है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, इस तरह से ये इतना पार्ट यूरिनरी, और ये जो पार्ट है ये यूरेथ्रा होता है, ठीक है। तो देखो पेयर ऑफ किडनी होता है, पेयर ऑफ यूरेटर्स है, लेकिन एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा पाया जाता है, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ठीक है। अब इसका डायग्राम मत बनाओ इतना सारा, आगे पूरा डिस्कस होगा, ठीक है। अब बस इसमें क्या लिखना है तुम्हें, बस इसमें बस ये लिख लो, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ व्हाट, a pair of kidney, a pair of ureters and a pair of bladder and a urethra. Okay, चलो अब देखो, अब हम किडनी का बात करते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि बॉडी में किडनी कहाँ प्रेजेंट होता है, लोकेशंस, ठीक है, कहां से कहां तक होता है, जैसे कौन से वर्टिब्रा से लेके किस वर्टिब्रा तक होता है, ठीक है। जैसे कि ये किडनी है, ये हमेशा प्रेजेंट होता है डॉर्सल साइड पे, ठीक है, तो डॉर्सल साइड पे से देखता है, मतलब देखो कि अगर पीछे से देखते हो तो किडनी डॉर्सली प्रेजेंट होता है, ठीक है, डॉर्सली प्रेजेंट होता है, कहां प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं, इसका ऑरिजिन का बात करते हैं, तो ये होता है मीजोडर्मल, ठीक है, ये होता है मीजोडर्मल। इसका लोकेशन क्या है, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, ये सारा एनसीईआरटी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में एकदम छोटा क्रक्स तो बोलते हैं ना, क्रक्स पॉइंट, वो ये, ठीक है, इसीलिए इसको पहले लिख लिया करो, पहले मैं गंदा करूं इसको, उससे पहले लिख लिया करो रोक के वीडियो, ठीक है ना बात। अब देखो अब इसको कैसे, पूरा डायग्राम तो बना नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या करना है कि इस तरह से किडनी बना देना, ठीक है, और यहाँ पे T12 लिख देना और यहाँ पे L3 लिख देना, ठीक है, आई बात समझ में। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे पहला है तो ये तो हो गया, किडनी हो गया। अब इसका कवरिंग देखो, A top fibers connective tissue covering is in the renal capsule, ठीक है। तो यहां देखो ये किडनी है, ठीक है, ये किडनी है, इस तरह से इसको जो बाहर का जो लेयर होता है ना, तो बाहर का लेयर होता है उसको ये देखो इस तरह से, ये काट के नहीं दिखाया, ये काटा नहीं है, ये ऊपर इस तरह से दिखाया है, ठीक है। जैसे कि इसको हाथ पे देखो, ये हाथ का जो पूरा जो लेयर है ना, ये पूरा टफ, तो हाथ नहीं, मान लो ये किडनी है, ठीक है, ये किडनी का जो पूरा जो लेयर है ये रीनल कैप्सूल्स का बना होता है, इसको फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू बना होता है, ठीक है। आई बात समझ में, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। देखो ह्यूमंस में क्या होता है कि जो राइट किडनी होता है ये लेफ्ट वाला पार्ट हो गया और ये राइट वाला पार्ट होता है, ठीक है। जो राइट किडनी होता है, सॉरी उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, देखो हम लोग जैसा सोचते हैं ना उसको उल्टा सोचो, ये इधर राइट है तो इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट, उल्टा, क्योंकि हम लोग सामने में देखते हैं ना, हम लोग तुम्हें ये सामने में एग्जामिन कर रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट राइट। तो जो राइट किडनी है वो थोड़ा सा लोअर है, L3 वर्टिब्रा की तरफ है,
और इसका यहाँ मार्जिन देखो, ये जो किडनी का मार्जिन है ये T12 मतलब थोरेसिक वर्टिब्रा में से स्टार्ट हो रहा है। इसको भी स्टार्ट होना चाहिए थोरेसिक वर्टिब्रा से, लेकिन थोरेसिक वर्टिब्रा में स्टार्ट नहीं होता, ये थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो बट कह सकते हैं कि थोरेसिक वर्टिब्रा से T12 से स्टार्ट होता है, लेकिन थोड़ा सा नीचे होता है, स्लाइटली लोअर। ठीक है, लेवल देन द लेफ्ट किडनी ड्यू टू लीवर, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, इस तरह से लीवर प्रेजेंट होता है, तो इसको किडनी को क्या करता है, नीचे धकेल के रखता है। ठीक है, तो ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। T12 से L3 वर्टिब्रा तक रिप्रेजेंट होता है, और इसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, और शेप होता है किडनी बीन शेप होता है। किडनी का जो शेप होता है वो बीन शेप होता है। ठीक है, ये स्लाइड क्लियर है। तो वही चीज दिखा रखा है, जो किडनी का जो लेंथ होता है वो लेंथ कितना है, 10 से 12 सेंटीमीटर और 5 से 7 सेंटीमीटर ब्रेथ होता है। और जो थिकनेस की बात करते हैं, थिकनेस 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस होता है, और विड्थ का बात करें तो 5 से 7 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये कभी पूछ दिया लेकिन याद रहना चाहिए। ठीक है, और इसका वेट 120 से 170 ग्राम होता है। आई बात समझ में। अब देखो, अब जो इम्पोर्टेंट है, देखो अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं कि किडनी से क्या क्या जुड़ा होता है। ठीक है, किडनी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो किडनी को निकाल लिए हम, ठीक है, किडनी को इस तरह से निकाल लिए। अब ये किडनी है, ठीक है, इस तरह से यहाँ से जो स्ट्रक्चर पास होता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं कॉनकेव। ठीक है, ये केव की तरह यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये केव की तरह, और ये हो गया कॉन्वेक्स। ठीक है, जो आउटर वाला पार्ट होता है वो कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स वाला पार्ट हो जाएगा, और ये कॉनकेव वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये किडनी को हम लोग निकाल के देख रहे हैं, ये किडनी को, ठीक है, ये किडनी को निकाल के देख रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि रीनल आर्टरी पास हो रहा है। ठीक है, एक रीनल वेन भी निकल रहा है। ठीक है, ये देखो, अब ये जो वेन है ना, ये वाला वेन, ये इसके आर्टरी के पीछे से जा रहा है, ये दोनों में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आर्टरी के पीछे से जा रहा है। ठीक है, रीनल आर्टरी के पीछे से। ये क्या है, एब्डोमिनल एओर्टा है। क्या है, एब्डोमिनल एओर्टा। ठीक है, ये क्या है, एब्डोमिनल एओर्टा है। ठीक है, तो रीनल वेन है, और ये इसमें ये हो गया, इसमें जा रहा है। ठीक है, किडनी में। ठीक है बात, और इसे यूरेटर निकल रहा है। तो देखो, टुवार्ड द सेंटर इनर कॉनकेव सरफेस, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। ठीक है, इनर कॉनकेव सरफेस, इनर क्या है, कॉनकेव सरफेस है। किडनी इज ए नॉच, एक नॉच प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं हाइलम या हाइलस रिनालिस। क्या बोलते हैं इसको, हाइलस, लैटिन टर्म है हाइलस रिनालिस। क्या बोलते हैं, ये लैटिन टर्म है हाइलस रिनालिस। ठीक है, तो ये जो पार्ट हो गया, ये हो गया हाइलस रिनालिस। ठीक है बात, ये जो पार्ट हो गया यहाँ बोलते हैं हाइलस रिनालिस। अब इसे क्या क्या पास करता है, इसे रीनल आर्टरी पास करता है, रीनल वेन पास करता है, और रीनल नर्व्स पास करता है। ठीक है, इंटर करता है, लेकिन इसमें बात याद रखो कि रीनल वेन है और यूरेटर है। रीनल वेन और यूरेटर क्या होता है, वो निकलता है। ठीक है, वो लीव करता है किडनी को। ठीक है, लेकिन रीनल आर्टरी और नर्व्स क्या करता है, पास करता है, इंटर करता है। आई बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ये ध्यान। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखो, अब किडनी का स्ट्रक्चर, अब देखो किडनी का लोकेशन क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है। ठीक है, लेकिन किडनी को देखते हैं कि लैटरल में क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, वर्टिकल कॉलम के साइड कैसे क्या सिचुएशन होता है, सो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताया था कि डॉर्सल सरफेस पे किडनी, जो डॉर्सल सरफेस होता है, डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल से अटैच होता है। मतलब कि अगर हम देखो, ये इंसान है, ठीक है, इस इंसान को इसको इस तरह से काट दिए। ठीक है, इस तरह से काट दिए। ठीक है, ये इंसान है, इसको इस तरह से काट दिए, इस तरह से काट दिए, तो इस तरह से क्या दिखता है, इस इंसान को ऊपर से देख रहा है ऐसे। ठीक है, अब जब ऊपर से देखना है तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, ऊपर से देखने के बाद। ठीक है, तो ये जो साइड है वो वेंट्रल, मतलब आगे वाला साइड है, जिधर हम लोग का पेट है। ठीक है, और ये जो साइड है वेंट्रल, इधर हम लोग का वर्टिब्रल कॉलम है। तो यहाँ पे ये वर्टिब्रा दिखा रखा है। ठीक है, यहाँ पे वर्टिब्रा दिखा रखा है, बहुत सारा आर्टरी वेन्स यहाँ पे, आर्टरी वेन्स और नर्व्स यहाँ पे शो हो रखा है। तो ये वाला जो पार्ट बोलते हैं पेरिटोनियम बोलते हैं, इसको पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें विसरल ऑर्गन्स पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, इसमें क्या पाए जाते हैं, विसरल ऑर्गन्स। और ये जो किडनी है, ये किडनी को कट पोर्शन हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ देखो, इसमें आर्टरीज और वेन्स यहाँ जाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया किडनी वाला पार्ट। आई बात समझ में, ये हो गया किडनी वाला पार्ट। ये हो गया एब्डोमिनल वॉल, ये हो गया एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, और ये जो लेयर हम लोग को दिख रहा है,
ठीक है। अब देखो एक चीज और देखो, यहाँ पे कलर देखो, कलर से चेंज करके दिखाता हूँ। ये जो लेयर दिख रहा है ये है पेरिटोनियम। क्या लेयर है, कौन सा लेयर है? पेरिटोनियम एक तरह का फोल्ड होता है, ठीक है, एक तरह का फोल्ड होता है, ये पेरिटोनियम है। ये चला गया एंटीरियर साइड में, ये हो गया पोस्टीरियर साइड में, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर। अब इसी के बीच में जो कैविटी बनता है उसको बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी। इसके स्टोमक इसमें प्रेजेंट रहता है, पैंक्रियाज वगैरह को प्रोजेक्टर सबको रिमूव कर दिया, ठीक है, ऑर्गन्स को रिमूव करके हम लोग देखते हैं। सो ओनली द वेंट्रल सर्फेस इज कवर्ड बाय द पेरिटोनियम। देखो ये जो किडनी का जो क्या पार्ट, ये देखो यहाँ पे गौर से देखो, ये जो किडनी है, किडनी का जो वेंट्रल सरफेस ही कवर्ड है पेरिटोनियम से, ठीक है। तो इस तरह का जो किडनी को क्या बोलते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल बोलते हैं, ठीक है, रेट्रोपेरिटोनियल, ठीक है, किडनी। और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल किडनी, ठीक है, एक्स्ट्रा एक पेरिटोनियल का लेयर है, इसलिए क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल किडनी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, ठीक है बात आई बात समझ में। अब ये पहला पॉइंट क्या लिखा है, अब इतना डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है, कुछ नहीं बनाना, बस ये पॉइंट लिख लो और ये पॉइंट लिख लो। ये एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर है, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, बस समझाने के लिए, ठीक है, तो भी काम आएगा। तो किडनी कहाँ लोकेटेड होता है, एब्डोमिनल कैविटी में, लैटरली ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिकल कॉलम। देखो दोनों साइड ऑफ वर्टिकल कॉलम में प्रेजेंट होता है, बिटवीन द लास्ट thoracic एंड थर्ड नंबर वर्टिब्रा, क्लोज टू द डोर्सल वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, ठीक है, और ये पूरा पॉइंट को अलग करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का पॉइंट भी वही कह रहा है ना भाई, डोर्सल कैविटी से है, ठीक है, वही तो बोल रहा है, आई बात समझ में। नेक्स्ट चलते हैं लोग, देखते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनली किडनी में क्या मिलता है, ठीक है बात। अब देखो एक साइड है यहाँ पे, इसमें मैं सारा लिखा था, चलो यहीं पे देखते हैं सब कुछ, ठीक है। ये सबसे पहले बात करें तो ये रीनल कैप्सूल है, ठीक है, जो लेयर यहाँ पे दिख रहा है ये बोलते हैं इसको रीनल कैप्सूल वाला लेयर, ठीक है। अब जो किडनी है इसको इस तरह से कट कर दिया, ठीक है, तो कट कर दिए तो इस तरह से दिख रहा है। अब जो कट कर दिए तो बाहर वाला जो ये जो लेयर है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। अब उसके अंदर में है ये जो जितना वाला पार्ट है ये बोलते हैं मेडुला, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या सा प्रेजेंट होता है, मेडुला है, अब इसमें क्या सा प्रेजेंट होता है, देखो ये जो एक पिरामिड टाइप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बोलते हैं इसको मेडुलरी पिरामिड, ठीक है। ये रीनल पेलिक्स में क्या होता है, धंसा हुआ होता है, ठीक है। और ये सब हो गया मेडुलरी पिरामिड्स, ये भी हो गया मेडुलरी पिरामिड्स, ठीक है, मेडुलरी पिरामिड्स हो गया। ये ओपन होता है माइनर कैलिक्स पे, माइनर कैलिक्स ओपन होता है मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स ओपन होता है रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस ओपन होता है यूरेटर में, ठीक है। तो ये जो वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस, ठीक है, ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं मेजर कैलिक्स, फिर इसको वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, माइनर कैलिक्स, ठीक है। अब दो रीनल पिरामिड्स के जो बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टनी, ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉलम्स ऑफ बर्टनी। अब रीनल पैपिला का जो नंबर कितना 8 से 12 होता है, मेडुलरी पिरामिड्स कहाँ ओपन होता है, रीनल पैपिला, ये हो गया पैपिला, स्पेस दिख रहा है ना इस तरह से, पैपिला, इसको बोलते हैं रीनल पैपिला। आई बात समझ में, ये भी 8 से 12 होता है, मेडुलरी पिरामिड्स भी 8 से 12 होता है। लेकिन जो मेजर कैलिक्स होता है वो 2 से 3 देखने के लिए मिलता है, लेकिन माइनर कैलिक्स जितना मेडुलरी पिरामिड्स होगा उतना माइनर कैलिक्स होगा। आई बात समझ में, जितना मेडुलरी पिरामिड्स होगा उतना माइनर कैलिक्स होगा, ठीक है। उतना ही कॉलम्स ऑफ बर्टनी भी पाया जाएगा, ठीक है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर समझ में आ गई। आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, मेडुला में क्या पाया जाता है, मेडुलरी पिरामिड्स, कॉलम ऑफ बर्टनी और हाँ कॉलम ऑफ बर्टनी, ठीक है। जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है ना वो इंटरडिजिटेट हो जाता है, वो इंटरडिजिटेट होकर क्या बनाता है, कॉलम ऑफ बर्टनी। ये ऐसा बोल सकते हैं एनसीईआरटी में, वो एक्सप्लेन इस तरह से, ठीक है। अब देखते हैं कि जो आउटर लेयर ऑफ किडनी क्या बना होता है, टॉप कैप्सूल से बना होता है। इनसाइड द किडनी 2 जोन होता है जिसको बोलते हैं आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला, ठीक है। अब देखो मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मासेस, फ्यू कॉनिकल मासेस इसको क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स, ठीक है, प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिक्स, ठीक है। अगर सिंगुलर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कैलिक्स। कॉर्टेक्स एक्सटेंड, देखो बोला ना कि कॉर्टेक्स ही एक्सटेंड कर जाता है इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एंड फॉर्म्स द कॉलम ऑफ बर्टनी, ठीक है बात। देखो इधर
एज ए रीनल कॉलम्स, एज ए रीनल कॉलम्स क्या बोलते हैं ऑल्सो, रीनल कॉलम। ठीक है सर, ओके। अब सर चलते हैं आगे। ठीक है, कॉलम्स ऑफ बटनी समझ में आ गया, इंटरनल स्ट्रक्चर समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो हाइलम, inner to the hilum is a broad funnel shaped structure is known as renal pelvis। अब ये पीछे जितना पॉइंट लिखा था उसके बाद ये पॉइंट लिख सकते हो यहाँ पे, ये रीनल पेल्विस फनल शेप स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे में रीनल पेल्विस। ये फनल शेप स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं रीनल पेल्विस। ठीक है, ये इस तरह से ये है रीनल पेल्विस। ठीक है, ये पूरा पार्ट होता है यूरिनल पेल्विस। अब यहाँ से स्टार्ट होता है यूरेटर इस तरह से। आई बात समझ, अगर डीपली बात करते हैं तो, है ना। तो मैक्सिमम यूरिया कंसंट्रेशन किस में देखने को मिलता है, हिपैटिक वेन में। जरा बताओ हिपैटिक वेन में क्यों देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि जितना भी जो ब्लड होता है, ठीक है, अब ये जो जिसमें बहुत सारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो तो यूरिनल वेन से ही जाएगा ना हार्ट में। ठीक है, हार्ट से कहा जाएगा, फिर लंग्स में इस समय जाएगा। ठीक है, सॉरी एक मिनट, हिपैटिक वेन, सॉरी हिपैटिक वेन, एक हम देखना, जस्ट वेट। हाँ, रीनल वेन्स में जो होता है सबसे कम यूरिया होता है, रीनल आर्टरी में सबसे ज्यादा यूरिया होता है। ठीक है, रीनल आर्टरी में सबसे ज्यादा यूरिया होता है और रीनल वेन्स में सबसे कम यूरिया पाया जाता है। लेकिन मैक्सिमम यूरिया कंसेंट्रेशन किसमें मिलता है, हिपैटिक वेन में। ठीक है, क्योंकि यूरिया प्रोड्यूस इन द लीवर बाय द यूरिया साइकिल। यूरिया कहाँ प्रोड्यूस होता है, लीवर में। लीवर में क्या करता है, यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल या हंस क्रेड हैंडलेट साइकिल, हैंसलेट साइकिल चलता है ना। ठीक है, तो ये इसलिए बोला जाता है कि लीवर में प्रोड्यूस होता है, तो लीवर से कौन लेके जाएगा, ब्लड, हिपैटिक वेन लेके जाएगा। तो इसमें कौन सा कितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया किसमें देखा जाएगा, हिपैटिक वेन में। क्योंकि यूरिया कहाँ प्रोडक्शन होता है, यूरिया का प्रोडक्शन कहाँ होता है, लीवर में। ठीक है, अब एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं दिया हुआ है सेटिंग, बट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है इसको कि मान लो एक किडनी को अगर रिमूव करते हैं, ठीक है, तो अदर दूसरा वाला किडनी है वो अपना साइज को क्या कर लेगा, इंक्रीज कर लेगा। ठीक है, ताकि ये जो स्मॉलर वाला किडनी था, जो दूसरा वाला किडनी जो काम कर रहा था, उसका फंक्शन कंपनसेट हो सके। ठीक है, उसके फंक्शन को मिनिमाइज कर दे, सॉरी परफॉर्म कर सके। ठीक है, इसी तरह के रीजनरेशन को क्या बोलते हैं, कंपनसेट हाइपरट्रॉफी। तो कंपनसेट हाइपरट्रॉफी एक तरह का रीजनरेशन मेथड है जिसके कारण जो दूसरा किडनी है वो अपने आप को इस तरह से कर लेता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा अभी तक। ठीक है बात, अब देखो अब स्टार्ट हो गया। अब जब ये किडनी है, ठीक है, अब ये किडनी से सारा चीज, किडनी का अंदर वाला माल तो जी से समझ गया। अब उसके बाहर वाला जो बात करते हैं, तो बाहर में क्या होता है, यूरेटर, यूरिनरी और यूरेथ्रा। अब ये सब पार्ट बाहर में देखने को मिलता है, एक एक करके इस सब को डिस्कस करते हैं। यूरेटर को डिस्कस करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा को। ठीक है बात, चलो। तो पोस्ट रिजल ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, सबसे पहला इसमें बात आता है यूरेटर। ठीक है, तो यूरेटर में कौन सा एपिथेलियम होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, एक चीज याद रखो, रूट सब में क्या प्रेजेंट होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा और एक, ये बात मैं आपको बता दूंगा, ट्रिक में थोड़ा सा मेंशन है। ठीक है, लेकिन ऐसी याद करो, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर दोनों में क्या प्रेजेंट होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम जिसको बोलते हैं यूरोथेलियम। ठीक है, हाँ, आर से क्या हो जाएगा, रीनल पेल्विस, यू से होगा यूरेटर, यू से हो जाएगा यूरेथ्रा और ई से चलो बाद में बता दूंगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये जो देखो ये एक तरह से ओपनिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे दो ओपनिंग प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं यूरेटर ओपनिंग। ठीक है, यूरेटर का दो ओपनिंग प्रेजेंट होता है इस तरह से। ठीक है, दोनों यूरेटर यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर आता है, इसको बोलते हैं ट्राइगोन। ठीक है, ये यहाँ पे जो
स्ट्रक्चर होता है ना जहां पे हमेशा क्या होता है, स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, स्मूथ मसल्स यहाँ पे पाया जाता है। ये क्या करता है, ओपनिंग इन द यूरेटर प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द यूरिन, ये बैक फ्लो ऑफ द यूरिन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, वो चलिए मतलब ये सब ज्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, चलता है। हाँ, तो यही मैं बोला, यूरेट्रल ओपनिंग होता है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम एपिथेलियम यूरोथेलियम, और ये जो लाइन होता है किससे, डार्ट्रोसर मसल्स जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स इससे प्रेजेंट होते हैं, डार्ट्रोसर मसल्स। तो ये रिसेप्टर से प्रेजेंट होता है, जब कभी ये फील्ड हो जाता है तो ये इसका रिसेप्टर क्या होता है, स्ट्रेच होता है धीरे धीरे, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये रिलैक्स होता है, जिसके कारण जो इंटरनल फ्लूइड है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, ऐसे कुछ समझना चाहिए। ठीक है, हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो होता है वो इनवॉलेंट्री होता है। ठीक है, इनवॉलेंट्री होने के साथ साथ ये स्मूथ मसल्स का बना होता है। ठीक है, यहाँ पे, लेकिन जो वॉलेंट्री होता है, ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर क्या होता है, वॉलेंट्री होता है, और ये ओपनिंग क्या होता है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस। ठीक है, ये वॉलेंट्री होता है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल। आई बात समझ में। अब बात करते हैं यूरेथ्रा। देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं मार्क करूंगा इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं यूरेथ्रा। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या किया, ओपन हो गया, मेम्ब्रेनस डक्ट कॉल, जिसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। मेल्स में 3 तरह का यूरेथ्रा देखने को मिलते हैं, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड फिनाइल यूरेथ्रा। ठीक है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में क्या होता है, इंटरनल एक्सपिंचर होता है। ठीक है, और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में क्या होता है, एक्सटर्नल एक्सपिंचर प्रेजेंट होता है, और प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, फिनाइल यूरेथ्रा जो पेनिस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, पेनिस का पार्ट। तो यूरेथ्रा यहाँ पे 3 तरह का मिलता है, लेकिन यहाँ पे इनटू द वल्वा में सिर्फ मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा देखने को मिलता है, और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा कहाँ प्रेजेंट है, एक्सटर्नल एक्सपिंचर में। ठीक है, एक्सटर्नल एक्सपिंचर में प्रेजेंट होता है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखो कि प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है, इंटरनल एक्सपिंचर, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में एक्सटर्नल एक्सपिंचर, और फिनाइल यूरेथ्रा में कौन सा होता है, कुछ नहीं। ठीक है, फिनाइल यूरेथ्रा पेनिस का पार्ट होता है। ठीक है, आई बात समझ में। इसीलिए जो फीमेल में होता है, फीमेल में एक ही मतलब बहुत स्मॉल यूरेथ्रा पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे फीमेल में जो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन यहाँ पे कॉमन यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, फीमेल्स में यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉमन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा बहुत मतलब यूरेथ्रा बहुत छोटा होता है, इसलिए। ठीक है, यूरेथ्रा का जो लॉन्ग एक्सिस है छोटा होता है। ठीक है बात। अब स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है बात। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, हम लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसको बताएं। ठीक है ना, तो चलते हैं, अब हम लोग समाप्त करते हैं वीडियो को। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।